नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राटॉक्स के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों होम ग्राउंड कंपनी रेन्यू एनर्जी के द्वारा आंध्र प्रदेश के अंदर एक बड़ी सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की जाएगी और इसको लेकर आंध्र प्रदेश की सीएम के द्वारा फाउंडेशन रखने का काम कर दिया गया है। तो दोस्तों ये फैसिलिटी आंध्र प्रदेश के अनकपल्ली डिस्ट्रिक्ट के रंबेली में बनकर तैयार होगी, जो कि काफ़ी पास में लोकेटेड होगा विशाखापट्टनम के। सोलर इंगोट्स और वेफर्स यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और अभी फिलहाल ऐसा बताया गया है कि पहले फेज में इसकी कैपेसिटी 6 गीगावाट के आसपास होगी, जिसको फ्यूचर में एक्सपांड किया जा सकता है। आंध्र प्रदेश इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के अंतर्गत इनको आंध्र प्रदेश सरकार की अप्रूवल मिल चुकी है, तो डेफिनेटली इनमें यहाँ पर इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। 5,400 करोड़ रुपीज़ की बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होगी और टारगेट किया जा रहा है कि अगले 2 सालों के अंदर अंदर इस फैक्ट्री को तैयार कर दिया जाए, जिसके चलते 2100 के आसपास डायरेक्ट जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा केरला सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट को रिवाइव कर दिया गया है और अभी उन्होंने केरला सरकार को कहा है कि वो इसकी डीपीआर को रीड्रा करें ब्रॉड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ। दोस्तों अभी फिलहाल केरला में इस रेल लाइन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि आज से कई साल पहले केरला सरकार के द्वारा एक सिल्वर लाइन का प्रपोजल सामने रखा गया था, जो कि एक सेमी हाई स्पीड रेल लाइन होने वाली थी स्टैंडर्ड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ। रेलवेज के द्वारा केरला सरकार को ये कहा गया था कि वो इसे ब्रॉड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ तैयार करें, तभी वो इसको सपोर्ट कर पाएंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेन हैं जैसे कि वंदे भारत, वो भी इसी रेल रूट के ऊपर ऑपरेट हो पाए। लेकिन केरला सरकार ये चाहती थी कि इसको एक अलग से डेडिकेटेड सेमी हाई स्पीड रेल लाइन के रूप में तैयार किया जाए और नई ट्रेन से यहाँ पर ऑपरेट की जाए। तो इसी टसल के चलते ये प्रोजेक्ट कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया था और अभी कुछ महीने पहले तक तो ऑलमोस्ट ये डेड हो चुका था। और फिर होता ये है कि आज से कुछ हफ्ते पहले केरला सरकार के द्वारा इस सिल्वर लाइन को आरआरटीएस के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। साथ ही साथ मेट्रो मैन ई सीरीज रन के द्वारा भी एक और सेमी हाई स्पीड रेल लाइन का प्रपोजल सामने रखा जाता है। अभी उन दोनों प्लान्स के ऊपर बात चली रही थी कि एकदम से रेलवेज के द्वारा सिल्वर लाइन को दोबारा से रिवाइव कर दिया गया है और अभी उन्होंने केरला सरकार को कहा है कि वो इसकी डीपीआर को रीड्रा करे ब्रॉड गेज स्पेसिफिकेशंस के साथ, और अगर वो ये करते हैं तो रेलवे से उनको सपोर्ट करेगा। अगली दोस्तों अपडेट ओडिशा से है, जहां पर दोस्तों ओडिशा स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी के द्वारा 18 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को स्टेट के अंदर अप्रूवल दे दी गई है और इसके चलते ओडिशा में 3,877.14 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट बालेश्वर, झारसुगुड़ा, खोर्धा, सुंदरगढ़ इस तरह की 11 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। कुछ की प्रपोजल्स की बात करूं तो हरमन फिनोकेम लिमिटेड के द्वारा 530 करोड़ रुपीस, स्कैन स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 503 करोड़ रुपीस, जय जगन्नाथ स्टील के द्वारा 955 करोड़ रुपीस, जबकि सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा भी 210 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे डिफेंस फैक्ट्री के ऊपर। कुल मिलाकर 7,565 जॉब्स इसके थ्रू जनरेट होंगी। और अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी के द्वारा कितनी कितनी और कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है, तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है, जहाँ पर दोस्तों कर्नाटका सरकार के द्वारा एचएएल के ओल्ड एयरपोर्ट उसके आसपास के एरिया को एक एरोस्पेस हब में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और इसको लेकर एचएएल एरोस्पेस रिनेसेंस मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों एचएएल का एयरपोर्ट बेंगलुरु के अंदर लोकेटेड है और ये काफ़ी पुराना भी है, ऑलमोस्ट 700 एकड़ के एरिया में फैला है। हालांकि यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं होती है, लेकिन एचएएल इस एयरपोर्ट को मेनली डिफेंस और मिलिट्री प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता है। कई बार जो हाई प्रोफाइल लोग हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट, उनके लिए भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस एयरपोर्ट का मेजोरिटी पोर्शन अंडर यूटिलाइज रहता है, जो अभी यूटिलाइज किया जा सकेगा इस 10 ईयर प्लान के थ्रू, क्योंकि इस एयरपोर्ट को एक इंटीग्रेटेड डिफेंस सिविल स्पेस कॉरिडोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जहां पर एयरफ्रेम्स, इंजन्स, एवियोनिक्स, कंपोजिट्स और रोटरक्राफ्ट जैसे कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। साथ ही साथ ग्लोबल ट्रेनिंग और स्किलिंग अकेडमीज भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी। अभी फिलहाल ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फाइनल अप्रूवल के लिए सबमिट कर दिया गया है, वहां से अप्रूवल आती है तो इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दोस्त अपडेट जापानीज कंपनी डाइकिन की तरफ से है, जिन्होंने हरियाणा के अंदर अभी उनके बिजनेस का और एक्सपेंशन अनाउंस कर दिया है, क्योंकि अब वो हरियाणा के अंदर एक नई स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों ये आर एंड डी फैसिलिटी बेसिकली मानेसर के अंदर बनकर तैयार होगी, जहाँ पर 1000 करोड़ रुपीस की बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और अपने आप में डाइकन की भारत के अंदर सबसे बड़ी आर एंड डी फैसिलिटी होने वाली है। एडवांस, सस्टेनेबल और नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पर काम किया जाएगा और नए नए प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार करने की वो कोशिश करेंगे। एक बार जब ये तैयार हो जाती है तो 500 के आसपास हाई एंड इंजीनियरिंग जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट फिर से हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों सेंट्रल रेलवेज के द्वारा ऑटोमेटिक डोर्स वाला पहला नॉन एसी सबअर्बन रेक इनवेल कर दिया गया है मुंबई सबअर्बन रेल के लिए और अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये ट्रायल स्टेजेस में एंटर कर चुका है।
दोस्तों मुंबई सबर्बन नेटवर्क के हालात आप जानती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जहाँ पर पैसेंजर्स का फुटफॉल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लोग ट्रेन के बाहर लटकर जा रहे होते हैं और इसी के चलते हर साल कई सारे एक्सीडेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसी को रोकने के लिए रेलवेज के द्वारा ऑटोमेटिक डोर वाले जो रेक्स है वो यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर हो रही है। फिलहाल 12 कोच का पहला रेक यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जिसमें 19 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं और अभी फिलहाल कुर्ला के अंदर ये पार्कड है। ऑटोमेटिक डोर्स के साथ साथ फायर डिटेक्शन सिस्टम और कुछ और एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स यहाँ पर लगाए गए हैं। और भी ऐसा बताया गया है कि अगले कुछ दिन तक आरडीएसओ के द्वारा इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए जाएंगे और फिर उसके बाद आपको एक कमर्शियली रोल आउट भी होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट नवी मुंबई से है, जहां पर दोस्तों एक इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क सेटअप किया जाएगा सिडको के द्वारा और इसको लेकर उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया है। तो दोस्तों ये इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक पार्क पुष्पक नोड में चिल्ली विलेज के पास तैयार किया जाएगा। वैसे इसको मल्टीपल फेजेज में तैयार करने की बात की गई है और अभी फिलहाल इसके पहले फेज को लेकर ही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया गया है। इसको लेकर 924 एकर्स ऑफ लैंड रिजर्व रखी गई है। लॉजिस्टिक को लेकर जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके साथ साथ सोशल अमेनिटीज, कॉमन फैसिलिटीज और यूटिलिटी नेटवर्क यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जीएनपीटी पोर्ट से इसको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए। फेडेक्स और अडानी ग्रुप जैसी जो कंपनीज हैं उन्होंने अच्छा खासा इंटरेस्ट पहले यहाँ पर दिखा दिया है कि वो यहाँ पर उनकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और अभी क्योंकि सिडको ने पहले फेज का काम इनिशिएट कर दिया है, टेबल प्रॉपर्ली इसको डेवलप कर लिया जाता है, तो लॉन्ग टर्म में इसके चलते 1.5 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्तों अपडेट बिहार से है, जहां पर दोस्तों बिहार की नई कैबिनेट के द्वारा पहली मीटिंग के अंदर कई सारे प्रपोजल्स अप्रूव कर दिए गए हैं और इसी के अंतर्गत आईटीआई, सैटेलाइट टाउन्स और टेक पार्क्स को लेकर भी काम अनाउंस किए गए हैं। दोस्तों वैसे तो आपको बता दूं कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा प्रपोजल्स अप्रूव किए गए हैं, लेकिन हमारे लिए सिर्फ 3 से 4 ही प्रपोजल्स इंपॉर्टेंट है। अगर उनके बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो 11 सैटेलाइट टाउन्स को अप्रूवल दी गई है नए नाम के साथ, जहां पर पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुरम, मगध, मिथिला, कोशी, पूर्णिया, अंग, विक्रमशिला, तिरहुत, सारण और सीतापुरम, इन नामों के साथ आपको बिहार के अंदर 11 सैटेलाइट टाउन्स बनते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ आईआईटी पटना में एक रिसर्च पार्क को लेकर बिहार सरकार ने उनका फंडिंग शेयर अप्रूव किया है 305 करोड़ रुपीस का। साथ ही साथ स्टेट में 75 आईटीआई के अपडेट को लेकर भी प्रपोजल अप्रूव किया गया है और साथ ही साथ उन्होंने अपना फंडिंग शेयर 1193 करोड़ रुपीस का अप्रूव किया है। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर यूनियन कार्बाइड लैंड को अभी एक मेमोरियल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इसको लेकर पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में आप सब जानती होंगे, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट डिजास्टर रहा था, जिसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिलता है। और जैसे जापान के हिरोशिमा में जहां पर न्यूक्लियर बम गिरा गया था, उसे एक फेमस पीस मेमोरियल में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। उसी की लाइंस पर यूनियन कार्बाइड की 87 एकर्स ऑफ लैंड को एक मेमोरियल में ट्रांसफर करने के बाद ऑलमोस्ट पिछले 30-35 सालों से चल रही है, लेकिन कभी काम आगे बढ़ नहीं पाया। पर होपफुली अब इसके ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि पीएमओ ने डायरेक्टली इसको अपने अंडर ले लिया है। 1200 करोड़ रुपए इसके आसपास यहाँ पर खर्च होने वाला है और नीलकंठ लोग इस मेमोरियल को नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।